बच्चों, कैसे हो सभी लोग। इस कोरोना में घर में रहना, सुरक्षित रहना और घर पर ही रहकर पढ़ाई करना, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे विषय का टॉपिक है वर्ण। क्या पढ़ना है हमको? वर्ण पढ़ना है। ये हमारा घर, हमारा विद्यालय के अंतर्गत अपने को पढ़ाना है वर्ण। तो वर्ण को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। उसके पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को भाषा समझाएंगे, ठीक है। तो भाषा को समझने के लिए भाषा संस्कृत के भास धातु से लिया गया ठीक है। भाषा जो है हमारी, तो भाषा संस्कृत के भास धातु से लिया गया है, ठीक, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? तो भाषा की परिभाषा, इसको लिख लो पहले बच्चों। भाषा संस्कृत के भास धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक। हाँ, तो बच्चों क्या समझने जा रहे थे हम लोग? भाषा की परिभाषा, ठीक। भाषा की परिभाषा है कि मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा लिख लेते हैं। भाषा की वैसे हर तरह से, कई तरह से परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ अलग अलग भी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपको संक्षेप में रूप में लिखना है। मेन उसका अर्थ समझना है कि मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान अर्थात बोलना और सुनना, आदान प्रदान करता है। भाषा की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गई। मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं और दूसरे की भाषा को सुनते हैं, अर्थात जिस माध्यम से आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि जिस माध्यम से जो भी हम बोलते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। अपनी हिंदी भाषा किसमें है? देवनागरी लिपि में। और भाषा भी हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे अपने यहाँ की हिंदी भाषा है तो दूसरे राज्य की दूसरी भाषा है। जैसे दक्षिण भारत पहुंच जाओ, वहाँ की मलयालम है, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा अभी नहीं समझने की जरूरत है, इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो अब हम तो बच्चों अब हम भाषा के अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा के अंग, ठीक। अंग अलग है और भाषा के प्रकार अलग है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा। भाषा के अंग, भाषा के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाषा के 4 अंग होते हैं, ठीक। भाषा के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 है अपना वर्ण, ठीक है, वर्ण जो कि हम लोग को आज पढ़ना है। दूसरा है
दूसरा अक्षर, ठीक, तीसरा है शब्द और चौथा है वाक्य। ठीक है, हमारे भाषा के 4 अंग है। नंबर 1 वर्ण, दूसरा है अक्षर, तीसरा है शब्द और चौथा है वाक्य, जिसमें से हम लोगों को क्या पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है आज। तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको वर्ण समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ण। तो वर्ण को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अक्षर समझते हैं कि अक्षर क्या है। तो जो भी हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोली हुई हर वह ध्वनि अक्षर कहलाती है और अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण को हम समझेंगे। वर्ण की परिभाषा लिख लेते हैं कि वर्ण आखिर है क्या। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा जहाँ पे समझ में ना आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्ण की परिभाषा, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई होती है, ठीक है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। ठीक, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते और यह निरर्थक भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम साइड होते हैं, आप इसको लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी वर्ण को हम समझ चुके, अब जानते हैं वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला क्या कहलाती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हम इसकी परिभाषा लिख भी देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, पर पहले समझ लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अपन लोग माला पहनते हैं, उसमें अलग अलग मोतियां रहती हैं और उस मोतियों को अगर इकट्ठा गुथ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, माला बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर्ण हमारे जो हैं तो अलग अलग रहते हैं और जब उन वर्णों को इकट्ठा रख दिया जाता है, जैसे आप लोग पहाड़ा में देखे होंगे कि कुछ वर्ण अलग अलग रहते हैं, जैसे का है, खा है, ये सब अपने वर्ण हैं और जब इन वर्णों को हम एक व्यवस्थित रूप में रख देते हैं, पूरा सही सही लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या कहला जाता है, वर्णमाला। ठीक, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। इनकी संख्या 52 होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब वर्णमाला में भी वर्णों को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, एक स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे उसको लिखवाते हैं। ठीक,
अब इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? पहला है स्वर वर्ण। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 है हमारा स्वर वर्ण, स्वर, और दूसरा है व्यंजन। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी भी आप परिभाषा अलग अलग लिख लीजिए। अब स्वर की परिभाषा है कि जिनकी ध्वनि स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रूप से बोली जाती, उसे ठीक, अर्थात जिसको उच्चारण करने में, जिसको बोलने में हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, बिना किसी सहायता के बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे कि अ आ ई। ठीक है, जैसे आ ई वी ए आई ओ आओ। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। और इनकी संख्या होती है 11। कितनी संख्या होती है इनकी? 11 संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनियों में हमें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, वह ध्वनि हमारी क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। जैसे आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, ये हमारे स्वर है। अब इन स्वर वर्णों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम उसको भी लिखकर समझा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम समझते हैं कि स्वर वर्ण जो है हमारे, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, स्वर वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से कहलाते हैं और दीर्घ स्वर कौन से कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो हम बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम? जैसे उच्चारण करते हैं अ, क्या उच्चारण किए? अ। ठीक है, तो इसमें कम समय लगा। फिर ई में भी कम समय लगा। ए में भी कम समय लगता है। ठीक है, ठीक इसी के विपरीत दीर्घ स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। जिनके उच्चारण में, इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना
कितना? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे आ, जब हम ये बड़ा बोलते हैं तो ज्यादा हमारा मुंह खुलता है, ज्यादा देर तक बोलते हैं। ठीक, और छोटा बोलते हैं तो हमारा मुंह कम खुलता। आ और आ। ठीक, तो ये दीर्घ कहला गया। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक, और जिसमें कम समय लगता है वो क्या कहलाता है? ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। और इनको लघु गुरु भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें जैसे छोटा आ अपन पढ़ते हैं जब, तो कहते हैं ना छोटा आ बड़ा आ। तो क्यों कहते हैं छोटा? क्योंकि इसमें कम समय लगता है और इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है और इसकी बड़ा आ की, और जैसे आ हो गया, ई, ऊ, है ना, ये सब क्या कहला गए अपने? इनमें दुगना समय लग रहा है। किससे? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है और इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनी जाती है। ठीक, सबको समझ में आ गया? अब इसको अपन आगे समझते हैं। इसको मिटा लो और इसके बाद व्यंजन वर्ण को समझेंगे। इसको लिख लो, फिर व्यंजन वर्ण समझाते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी आपने समझा कि वर्ण और वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण आप लोग समझ चुके। अब आइए समझते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण की आप परिभाषा लिख लीजिए। ठीक, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात व्यंजन वर्ण जो है तो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। और व्यंजन वर्ण हमारे कौन से कहलाते हैं? जैसे का, और इसमें ये देखो हलंत इसीलिए लगा रहता है। खा, ये हमारे अभी शुद्ध व्यंजन है। ग, ठीक, और जब इसमें व्यंजन स्वर लग जाता है तब ये पूरा हो जाता है। इसीलिए इसको हल या हलंत भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो व्यंजन वर्ण को हल या हलंत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हलंत लगाकर लिखा जाता है। और जब ये स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, आप लोग पहाड़ा में देखे होंगे कि इस तरह से लिखा रहता है ना। पहाड़ा में देखे होंगे कि इस तरह से लिखा रहता है, तो वो स्वर की सहायता से लिखे रहते हैं। तो अपनी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, आगे अब वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कि व्यंजन वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं?
जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण को हल या हलंत भी कहते हैं। और जैसे का, खा, गा, घा इत्यादि ये अपने व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए। अब जिन बच्चों से जो अभी नए बच्चे आए हुए हैं, ये कल हमको स्वर और व्यंजन अलग अलग लिख कर दिखाएंगे। पूरा स्वर क्या कहलाते हैं, आ, आई की, और व्यंजन का, खा, गा, घा। आज के इस वीडियो में आप लोग को कहीं पे अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम आगे आपको समझा देंगे। कहीं पे अगर दिक्कत